हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो ऑलरेडी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू कर दिया था एंड उसका पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूं। आज हम उसके बाकी के जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर तो एक्चुअली ये भी हो गया था कि मैं जब इसको रिकॉर्ड कर रहा था तो एकदम से लाइट चली गई थी, तो जिसकी वजह से मुझे उतना ही पोर्शन को अपलोड करना पड़ा। अदरवाइज मैं सचमुच चाहता था कि एक ही बारी में पूरे का पूरा वीडियो में अपलोड कर दूं। सो आज अगर लाइट नहीं गई तो ऑफ कोर्स मैं आपका ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, हमें शुरुआत करनी है क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? थोड़ा ध्यान से हम इसको देखते हैं। तो कहता है द अबव डायग्राम शो डिफरेंट कॉपर कंडक्टर ऑफ डायमीटर d and 2d and lengths with a multiple of l. The increasing order of their resistance will be। ठीक है। ओके, सो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर डायमीटर का नाम लिया गया है और लेंथ का नाम लिया गया है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस का वो फॉर्मूला डेवलप करना पड़ेगा जिसके अंदर लेंथ भी हो और साथ में डायमीटर भी हो। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात हमें पता है कि आर जो है वो हमारा रो एल बाय ए के बराबर होता है। फिर हम क्या करेंगे, जहां तक एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल का एरिया होता है। तो सर्कल का जो फॉर्मूला है वो पाई आर का स्क्वायर है। अब हमें पता है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है, इस वजह से हम इसको एल नीचे पाई और साथ में डी बाई टू होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर और ऊपर हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा कि ऑलरेडी मैंने एक फॉर्मूला डेवलप कर दिया है जिस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास लेंथ भी है और डायमीटर भी है। अब हमें जो जो दिए गए हैं कॉपर की जो कंडक्टर्स, उनके जो भी डायमेंशंस है उनका इस्तेमाल करके देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालेंगे बेटा ए वाले का। अब ए वाले में देखो डायमीटर 2d है और लेंथ हमारा एल है। तो मैं क्या करूंगा, 4 रो एल की जगह तो एल ही रहेगा, पाई पाई एज इट इज, और डी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 2d स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आ जाएगा 4 रो एल बाय पाई इंटू 4d स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया एंड आपके पास आ जाएगा रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपना जो आर ए है वो हमने फाइंड कर लिया। आर बी की बात करते हैं। आर बी इस केस में देखिए डायमीटर डी ही है बट लेंथ यहाँ पे 3l है। तो करेंगे क्या, 4 रो एल की जगह पे आ जाएगा 3l बाय पाई टी स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे। तो 4 इंटू 3 12 हो गया ना, इसको 12 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सो दैट इज 12 आ गया। उसके बाद आ जाएगा रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने अपना आर बी निकाल लिया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, आर सी फाइंड करते हैं, मतलब सी वाले कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फॉर्मूला क्या है, 4 रो एल। अब एल की बात करें तो यहाँ पे 2l है और नीचे आएगा पाई। उसके बाद आएगा डी स्क्वायर। डी स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, 2d का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 रो 2l अपॉन पाई इनटू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डी की जगह 4 और साथ में डी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है यहाँ पे 2 रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चा आपने अपना ये वाला पार्ट फिनिश कर दिया। और फाइनली हमारे पास रह जाता है आर ये डी वाला। तो ये तो सिंपल ही है, जो नॉर्मल हमारे पास होता है। तो आर डी बेसिकली है 4 रो एल एल ही है और डी डी ही है, तो इसको एज इट इज रह देता हूँ। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, आप देख सकते हो कि आरबी की वैल्यू जो है वो है 12 टाइम्स ऑफ रो एल बाय पाई डी स्क्वायर। तो ऑब्वियस है कि जो बी की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, बी की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस पहले वाले पार्ट में डी की वैल्यू को सबसे ज्यादा बोला गया है, तो ये नहीं हो सकता आपका। और बाकी 3 ऑप्शन में बी बोला गया है, तो ये तो मेरा जस्टिफाइड हो गया। तो ये 12 टाइम्स है, आर ए मेरा 1 टाइम है, सी मेरा जो है वो 2 टाइम है और डी मेरा 4 टाइम्स है रो एल बाय पाई डी स्क्वायर का। तो इसका मतलब है कि बी के बाद डी आएगा, तो बस खत्म बात, यहीं पे हमारा आंसर बन जाता है बी। आप इसको अरेंज करके देख लीजिए, आपको दिखेगा
कि सबसे कम मेरा ए वाले का है, बिल्कुल सही, क्योंकि वो रो एल पाई डी स्क्वायर है। उसके बाद सी आएगा जो कि डबल है, एंड डी वाला 4 टाइम्स है और बी वाला 12 टाइम्स है। तो इस तरह से अरेंजमेंट देखेंगे तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यस, देखिए बिल्कुल सही हमारा आंसर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की। कहता है कि मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज and by R1 greater than R2 greater than R3, then what is the relation between the currents I1, I2 and I3 respectively flowing through them? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर ये तीनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल क्या कहता है? सीरीज कॉम्बिनेशन का हमारा रूल कहता है कि जो करंट होता है, करंट थ्रू each resistor will remain same। मतलब जो करंट आपका R1 के थ्रू पास करेगा, वही आपका R2 के थ्रू पास करेगा, वही आपका R3 के पास थ्रू करेगा। इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो ए होना चाहिए। बाकी हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब, जो हमारा ए आंसर आ गया है। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी। ये बिल्कुल वैसे से क्वेश्चन है, जस्ट मैंने अभी बताया आपका। ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द रजिस्टर ए बी सी डी। देखिए ये एग्जैक्टली वो है बच्चे जो मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूँ। ये देखिए, ये सब मैं करवा चुका हूँ। तो अगर आपको याद हो तो मैं एक बार आपके लिए फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि ए वाला जो था वो सिंगल है, सी वाला बेटा हमारा डबल है, डी वाला जो है वो हमारा 4 टाइम्स था और वो 12 है। ठीक है, तो इसने क्या बोला है? ए बी सी डी। तो ए वाले का सबसे कम था, है ना? तो ये था क्या? पाई रो रो एल अपॉन, नहीं पाई नहीं था। तो ये था मेरे पास रो एल बाय पाई डी स्क्वेयर, ये था ईज टू। उसके बाद बेटा बी वाला सबसे ज्यादा था ना, वो था 12 टाइम्स वाला, 12 रो एल बाय पाई डी स्क्वेयर। ओके, उसके बाद हमारा सी वाला डबल था, ये 2 रो एल बाय पाई डी स्क्वेयर, ये हमारे पास आ चुका है। एंड थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, और साथ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसका, दैट इज डी वाले का क्या था? 4 रो एल बाय पाई डी स्क्वेयर, ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। परफेक्ट है, ठीक है, बढ़िया है। अगर मैं इसकी रेशियो को निकालूं तो आपको साफ दिखता है बच्चे, इसका रेशियो क्या होगा? 1:12:2:4। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपका है, क्योंकि बाकी सारा फैक्टर जो है वो आपस में यहाँ पे कट हो जाता है। क्लियर? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे हम यहाँ पे। देयर आर टू कॉपर वायर्स ऑफ लेंथ रेशियो 1:2 दैट हैव देयर क्रॉस सेक्शन एरिया इन द रेशियो 1:4। बताइए उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो क्या होगी? बहुत सिंपल है। पहले तो आपको समझना होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, ये हमारा फॉर्मूला है। फर्स्ट रेजिस्टर का, अगर मैं फर्स्ट रेजिस्टर लूं तो रेजिस्टिविटी रहेगी रो, एल बनेगा L1 और एरिया बनेगा A1। और सेकंड अगर रेजिस्टर की बात करूं तो रो L2 बाय A2 यहाँ लिया जाएगा। इन दोनों को बेटा डिवाइड कर देते हैं, तो R1 अपॉन R2, क्योंकि रेशियो निकालना है इस वजह से रो से रो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा बेटा L1 अपॉन L2। यहाँ पे आ जाएगा A2 ओवर A1 मेरे पास लिखा जाएगा। अब देखिए L1 अपॉन L2 की रेशियो 1:2 दी हुई है, तो यहाँ पे 1/2 लिख दूंगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1:4 का है। रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4:1। तो देखिए बेटा ये इससे कटेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो 2:1 जो है हमारे पास यहाँ पे आंसर बन जाता है पहले पार्ट का। ठीक है, ये ए पार्ट का आंसर है। बी पार्ट की बात अगर करें तो कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेशियो निकालिए। तो याद रखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉपर वायर हैं, इसलिए रेजिस्टिविटी की जो रेशियो है वो आपकी 1:1 लिखी जाएगी। आप उसको सेम मत लिखना प्लीज, जब आपसे रेशियो मांगी गई है तो आप रेशियो के टर्म्स में ही उसका आंसर दीजिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। कहते हैं यू आर गिवन 3 रेजिस्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड है 3 ओम ईच। ठीक है, यू कैन जॉइन देम either in a series or in a parallel combination. How will you arrange them so that the equivalent resistance would become maximum? Okay, ठीक है।
सबसे पहले बात यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी होती है जब सभी को सीरीज कॉम्बिनेशन में हम आपस में ज्वाइन करते हैं। उस कंडीशन में आर इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, क्योंकि 3 है इसलिए 3 + 3 + 3 किया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारे पास 9 ओम। और जब हम बी पार्ट की बात करते हैं, मिनिमम अगर मुझे फाइंड करना है तो मिनिमम तभी होता है जब तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे। तो 1/r इक्विवेलेंट हमारा होता है 1/3 + 1/3 + 1/3 किया जाएगा। एलसीएम 3 आ गया बेटा आपका, 1 + 1 3/3। तो आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमारी 1 ओम हमें मिल जाती है। सो इस तरीके से बच्चे आपने इसको सॉल्व करना था, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 58 की। ओके, कहते हैं इन द गिवन सर्किट डायग्राम मीनाक्षी रिप्लेस द एमीटर बाय द वोल्टमीटर बाय मिस्टेक, विल दिस सर्किट वर्क? ऑब्वियस आंसर नो आएगा वैसे तो। अब क्यों आएगा? क्योंकि अगर देखो, मैं अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं, अगर आइडियल वोल्ट मीटर की मैं बात करूं, तो बेटा उसकी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो होती है इन्फिनिटी। ठीक है। और अगर तुम मान लीजिए एमीटर की जगह पे एक वोल्ट मीटर को लगा दोगे, तो इसकी इन्फानाइट रेजिस्टेंस की वजह से ये करंट को ब्लॉक कर देगा, मतलब करंट इसके थ्रू पास ही नहीं कर पाएगा। और जब करंट पास ही नहीं करेगा तो पूरा सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा और ये काम नहीं करेगा। ठीक है। सर्किट ब्रेक का मतलब होता है कि जो सर्किट है कंप्लीट नहीं होगा आपका, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से इसमें से कोई भी आपका जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा। तो बातों को समझना है और रट्टा नहीं मारना, मतलब आपने हर एक बात को समझे कि जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है, रीजन क्या है। अगर आपको वो क्लियर हो जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, ये यहाँ पे इसका आंसर दिया भी हुआ है, आई थिंक एग्जैक्टली वही बोलेगा, टोटल रेजिस्टेंस। हाँ, वही सेम बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं विच वन ऑफ द स्विचेस S1 S2 और S3 should be opened so that the total resistance is equal to 4 ohm। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम हो जाए आपकी, तो किसको यहां पर ओपन करना पड़ेगा? यार ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना, सच बताऊं आपको, बिना कैलकुलेशन नहीं समझ में आता, आपको कैलकुलेट करके ही समझ में आएगा कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम कैसे बन सकता है आपका, है ना। देखिए, मैं देखो, अगर मैं एक विच वन ऑफ द स्विचेस बोल रहा है ना, प्रॉब्लम ही तो यही है, क्योंकि अगर दो बोलता तो मैं S1 S2 हटा देता, 4 ओम सीधा मुझे मिल जाता। तो एक बात तो बहुत क्लियर है, हमें 1/r इक्विवेलेंट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है ना सब कुछ। अगर मान लेते हैं कि मैं इस केस में S2 हटा देता हूं, सपोज समझने के लिए क्या जाता है, मैं अपना S2 हटा देता हूं, तो बेटा 1/6 + 1/4 मुझे करना पड़ेगा, और आई डोंट थिंक इससे मेरा आंसर बनेगा, क्योंकि 24 बनेगा यहाँ से। लेट्स सी, एक बार करके देखते हैं। मेरे पास नहीं, इसका नहीं बनेगा। 4 चाहिए ना मुझे, 4 है, 4 नहीं बन रहा है यहाँ पे। कर लिया कैलकुलेट मैंने। अच्छा जी, चलो। तो S2 से तो कोई पंगा नहीं पड़ा। एक काम करते हैं, S1 और S एक काम करते हैं, S2 और S3 को सोल्व करके देखते हैं। जहां तक S2 की बात करें, उसके सामने जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम का है, और जहां तक S3 की बात करूं, उसके अंदर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो 1/r इक्विवेलेंट विल भी आ जाएगा बेटा 1/12 + 1/4। एलसीएम यहां देखेंगे तो 12 का बन चुका है, 1 + 3 आपके पास अगर बन की बात, 4/12 आंसर आ गया। अरे लेकिन मुझे चाहिए तो मुझे 4 ओम चाहिए, ना कि 12 3 ओम आ गया, ये तो मेरा गलत हो गया, ये मुझसे गलत इन द सेंस, मतलब कि ऑब्वियस बात है कि S1 भी नहीं हो सकता। तो देखिए, अगर S1 नहीं हो सकता, S2 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास S3 को अब निगलेक्ट करना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। मैं इसको सभी को एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। तो लेट्स सी फिर अब नेक्स्ट क्या हो। ऐसे क्वेश्चन में तो बेटा ऐसे ही करना पड़ेगा। देखिए, अब हम क्या करेंगे, S3 को रिमूव कर देते हैं। तो 1/r इक्विवेलेंट बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/6 + 1/6 के बाद 1/12 आ चुका है, 12 एलसीएम बन जाएगा। लैब अब ये आ गया सही। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2, यहाँ आ गया 1, ये आ गया 3/12। आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं तो 12/3, आंसर 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं सोल्यूशन आपके सामने ही यही करता हूँ, तो इसलिए एक दो बार ट्रायल करके मेरा आंसर निकाला मैंने। बट ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि
हमें नहीं पता कि केड़ा स्विच निकाले क्या होगा, तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। सो मेरा आंसर आ चुका है जी। इसका मतलब है S1, इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ तो मैं थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर इस रेजिस्टर को और इस रेजिस्टर को यूज कर रहे हैं तो मेरा 4 ओम आंसर आ रहा है। इसका मतलब है ये नहीं होगा तो मेरा काम चलेगा। तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो है S3, तो मुझे मतलब S3 को ऑफ करना पड़ेगा तब जाके हमारा वो आंसर आएगा जो हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब दूसरे पार्ट की बात करें, टोटल रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स। अच्छा, अब टोटल रेजिस्टेंस चाहिए 3 ओम का। याद है मैंने जस्ट अभी क्या निकाला था, 3 ओम निकाल दिया था मैंने। किसका निकाला था यार, मैं भूल गया। आई थिंक इसका निकाला था मैंने, S2 ने S3 का निकाला था ना। हाँ, इन दोनों का यूज करते हैं अभी हम। सो 1/R इक्विवेलेंट फिर से करेंगे बच्चे, 1/12 प्लस 1/4 आ गया था। जब मैंने इसको सोल्व किया था तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ गया था। और 1 + 3 4, आर इक्विवेलेंट में रेसिप्रोकल करते हैं तो 12/4 आंसर देखो 3 ओम आ चुका है मेरे पास। वेरी गुड यार, बढ़िया। तो इसका मतलब है इस कंडीशन में क्या होगा, S2 को मुझे हटाना, नहीं नहीं ये कंडीशन गलत मैंने मार्क कर दी है। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो S2 होगा। परफेक्ट। अब कहते हैं कि करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट। अच्छा, 4 ओम के अंदर 3/5 जो है करंट आपको फ्लो करना चाहिए। एक काम क्यों नहीं करता, मैंने यहाँ पे S2 हटा दिया है, S3 हटा दिया, एक बार S1 हटा के देख लेता हूँ, है ना। उसके बाद नहीं, वैसे भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, 3 ओम मेरे पास आ चुका है ना यहाँ पे। ओके, कहते थे करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट, 3/5 ऑफ द टोटल करंट। यार चलो करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे नजर आती है पता क्या, ये देख, ये 4 ओम लिखा है कि नहीं लिखा, पहले आप देखिए। लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूं और 24 जो है, क्योंकि ये सब तीनों पैरेलल में लगे हैं आपके, तो 4 ओम में करंट कितना फ्लो करेगा पहले वो निकालते हैं। तो करंट थ्रू 4 ओम होगा वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, राइट। 4 ओम, तो वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम तो फिर 24 ही रहेगा, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 6 एम्पियर मेरे पास यहाँ पे करंट आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। हाँ, ओके, ठीक है। तो 4 ओम के क्रॉस मेरे पास 6 एम्पियर आ चुका है। अब कहता, ये जो 6 एम्पियर है 4 ओम का जो करंट है वो एक्चुअली टोटल करंट का 3/5 है। तो 3/5 ऑफ द आई टोटल कर देता हूं, टोटल। ठीक है जी, तो ये इधर गया, तो आपका आई टोटल जो है वो मेरे पास आ चुका है। व्हेन आई सॉल्व इट तो आई टोटल मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 10 एम्पियर। सॉल्व करने के बाद मेरे पास 10 एम्पियर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ, 10 एम्पियर बोला ना उसने, 10 एम्पियर, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि नेट रेजिस्टेंस 2.4 होनी चाहिए मेरी, क्योंकि जब मैं उसको इससे डिवाइड करूंगा तभी 10 एम्पियर मेरे पास आंसर आएगा। अब रहेगी बात मेरी कि इस केस में मेरा 2.4 कैसे बनेगा। मैं एक बार S1 हटा के देख लेता हूँ। नहीं, जब मैंने S1 को हटाया, हाँ तो मैंने S1 का तो भी काम ही नहीं किया कोई भी, है ना। नहीं नहीं, एक गलती हुई है मुझसे, आई डिड वन मिस्टेक। मैं अभी ठीक कर देता हूँ यार। जब मैंने सेकंड पार्ट किया था, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 3 ओम किया था, तो 1/12 और 1/4 का यूज किया था। इसका मतलब ये है कि मैंने S1 को हटाया था, मैंने गलती से यहाँ पे S2 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यहां पर तुम्हारा बेटा आएगा, S1 को हटाना है मेरे को। इस कंडीशन में मैं S2 को हटाऊंगा, देखना मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब आई एम गोइंग टू निग्लेक्ट दिस थिंग। अब ये 4 और 6 है ना, इन दोनों को मैं मान रहा हूं ये क्या है आपस में, पैरेलल। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। ओके, सो 1/, आप एक बात प्लीज बेटा नोट करना, जैसे मैं कर रहा हूं ना ऑब्वियसली हर कोई बच्चा वैसा करेगा। आंसर किसी को याद तो है नहीं है,
तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगा के इसको फाइंड करना पड़ेगा। बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6 ओम और ये 4 ओम को एज ए पैरेलल सॉल्व करके देख रहा हूँ। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय, क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ उसका रीजन बताया, तो क्योंकि 6 और 4 का जो एलसीएम है वो 24 बनता है और उनका प्लस 10 बनेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आ गया ना 24, ऊपर 10 आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट आ गया ना, मेरा कितना आया 2.4 आया। और अब देखिए मेरा नेट करंट कितना 20, नेट करंट निकालूंगा, अगर करंट टोटल निकालूंगा तो 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.4 ओम करूंगा। देखो आ रहा है ना मेरा 10 एम्पियर, मैंने आपको ऑलरेडी कहा, मैंने 10 एम्पियर निकाल लिया था यहाँ पे। चलो अच्छी लगता है, खुशी होती है जब हमारा जो किया हुआ वो हो जाए। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, अच्छा अभी काम करता हूँ, मैं पूरा एक बार फटाफट से आपको समझाता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4 ओम। तो मैंने क्या किया, मैंने S3 को निगलेक्ट कर दिया, मैंने कहा भाई S3 को हटा देते हैं। और S3 को जब हटाया तो मैंने देखा कि मेरे पास दो रजिस्टर है, चूंकि एक 6 ओम वाला और एक 12 ओम वाला। जब इन दोनों को सोल्व किया तो मेरा आंसर 4 ओम आ गया, तो इसका मतलब S3 जो है हमें ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है मेरे को दो रेजिस्टर्स जो है, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 3 ओम आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, S1 को हटा दिया। जैसे S1 को हटाया तो ये 12 वाला और 4 वाले को मैंने सॉल्व किया। 12 और 4 वाले को देखो मैंने सॉल्व किया, आंसर 3 ओम आ गया, तो ये जस्ट सेटिस्फाई हो गया। सी कंडीशन में क्या होता है, कहता है कि द करंट थ्रू 4 ओम इज 3/5 ऑफ द टोटल करंट। कहता है 4 ओम के अंदर जो भी करंट जा रहा है वो पूरे करंट का 3/5 होना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया, V इक्वल टू आई आर करके, क्योंकि 24 इज पैरेलल टू 4 ओम, इट इज पैरेलल टू 12 ओम, इट इज पैरेलल टू 6 ओम। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसलिए 4 ओम के क्रॉस पहले मैं करंट निकाल लिया, और वो करंट मेरा कितना आया 6 एम्पियर। उस 6 वो जो 6 एम्पियर है मेरे टोटल करंट का 3/4 है, तो मैंने 3/4 वाली कंडीशन यूज करके आई टोटल निकाला 10 एम्पियर। तो अब मुझे ये बात समझ में आ चुकी थी कि मुझे करंट 10 एम्पियर चाहिए, इसका मतलब है कि नेट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 24 डिवाइड बाय 10 दैट इज 2.4 ओम होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने वो दो रेजिस्टर्स लिए जिनके कॉम्बिनेशन से 2.4 ओम बन सके। तो ऑब्वियस आपके सामने मैंने ट्रायल एंड एरर किया, तो मुझे समझ में आ चुका था कि 6 एंड 4 का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं तो नेट रिजल्ट 2.4 ओम आएगा और मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अपने S2 को मतलब ओपन कर देंगे मतलब उसका यूज नहीं करेंगे हम। हो सो S3 S1 एंड S2 आपका सही आंसर है। चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। आई थिंक इसका सोल्यूशन है भी नहीं है, मेरे ख्याल से यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका आंसर आपने सॉल्व करना था और किस तरह से इसको आपने ट्रीट करना था ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा ठीक करूँ यार, जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा सेट कर दूं ताकि आपको ये दिख भी जाए ना प्रॉपरली। हाँ अब ठीक है। सो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है कि ऑब्जर्व द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके ठीक है, रियोस्टेट स्विच सेल और वोल्टेज, ठीक है। कहता है इफ वी इंक्रीज द करंट इन द अबव सर्किट यूजिंग अ रियोस्टेट विल द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर डिक्रीजेस और इंक्रीजेस। देखिए पहले ना प्लीज बात को समझना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वोल्ट मीटर हमें क्या कैलकुलेट करके देता है, आंसर है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। ये हमें टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। E EMF है, R मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, और जो I है वो मेरा करंट होता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में कहता है कि मेरे वोल्ट मीटर की वैल्यू में कहता है ना कि इफ इंक्रीज द करंट, मैं करंट को अगर बढ़ा दूं तो क्या होगा। अब आप खुद समझदार हो, थोड़ा समझना इस इक्वेशन के अंदर कि अगर मैं इस आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं, डोंट यू थिंक ये जो ओवरऑल वैल्यू आएगी आई और आर का जो प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू बेटा ज्यादा हो जाएगी, और एक ज्यादा वैल्यू मेरे ई की वैल्यू में से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरी टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। दैट्स इट। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा कि ये आपका डिक्रीज करेगा। समझ आया क्या है बोला मैंने। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, फॉर श्योर समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फॉर्मूला ही है।
मैंने कहा कि अगर मैं करंट की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो ओवरऑल इस टर्म की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर एक बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे आप किसी भी ईएमएफ के साथ, ईएमएफ तो फिक्स होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होता, उसमें से माइनस करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाता है। गिव रीजन की बात तो मैंने आपको जो अभी एक्सप्लेन किया वही बेटा इसका रीजन है। द प्रेजेंट रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर इज 2 वोल्ट and the current in the circuit is 0.8 ampere. Calculate the potential drop when the current in the circuit becomes 1 ampere given E is equal to 2 3 भी बोला हुआ है आपका। देखिए वो कह रहा है कि मेरा टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट की है, ठीक है, और जो करंट इस केस में जा रहा था बेटा वो 0.8 एम्पियर का करंट है। ईएमएफ की वैल्यू आपकी 3 वोल्ट है, कोई बात नहीं है। कहता है पोटेंशियल ड्रॉप बताओ मेरा क्या होगा जब हमारा करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होगा। तो सबसे पहले एक काम करें, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तभी हम बात बनेगी, तो बात ही नहीं बनेगी। तो ये फॉर्मूला आपके सामने ही है बेटा। तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 0.8 इंटू आर करके मैं आंसर निकालूंगा। तो 0.8 इंटू आर इक्वल टू बेटा 3 माइनस 1 होगा, सॉरी 3 माइनस 2 होगा जो कि 1 आएगा आपका। आर इस केस में आ जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाय 0.8, मतलब आ जाएगा बेटा 10 डिवाइड बाय 8। 2 से करो 5 आ जाएगा, नीचे बेटा आ जाएगा 4। आ, करें और फ्रैक्शन में एक बार यही छोड़ दूं, चलो यही छोड़ देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। यहां तक मेरा आ चुका अभी के लिए, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मेरा 5/4 का इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब वो वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा है। देखिए बेटा वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होता है, वो करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर करंट मेरा 1 एम्पियर है तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो मेरा यार 5/4 ही है ना, सोल्व करवा के रहेगा ये। सो 5/4 हो गया, लो भी कर देते हैं। सो 4 1 जा 4 हो गया बेटा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 4 2 जा 8 आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। 1.25 वोल्ट, ये मेरा बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से बच्चे आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप ये अच्छी तरह आ गया होगा आपको समझ में। गुड। ओ वाह, यही है, देखो 1.25 वोल्ट किया हुआ है। पता नहीं क्या है, चलो किया वही चीज है बट इनको करने का तरीका बड़ी कैसे दिखाया है। बट आई होप आपको मेरे वाला मेथोडोलॉजी समझ में आ गई होगी। इट्स वेरी सिंपल, आई थिंक आपको आराम से आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कहता है बेटा द सर्किट डिपिक्टेड इन द फिगर इज एम्प्लॉयड टू study Ohm's law rather than employing a conventional resistor, a glass tube of length L, area cross section A, ठीक है, which is half filled with mercury, half filled with mercury, half filled with mercury। पता है इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाफ फिल्ड विद मर्क्यूरी हुआ ना, जैसे मान लो अगर मैं इसको आधा भर देता हूं तो मुझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका आधा लेना पड़ेगा, पूरा नहीं ले सकता, फिर मैं उसको ए नहीं ले सकता, मुझे उसको A/2 लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब बात समझ रहे हो मैं क्या बोला? अगर मैं इसको आधा मरकुरी से फिल कर रहा हूं, जैसे इसको मैंने भर दिया आधा मरकुरी से, तो काम तो सिर्फ निचले वाला हिस्सा करेगा ना, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा काम करेगा, क्योंकि ऊपर तो मटेरियल ही नहीं है, तो करंट जो जाएगा वो नीचे वाले हिस्से से जाएगा। तो इसका जो लेंथ है वो तो एल ही रहेगा, बट एरिया इसका क्या हो जाएगा, हाफ होगा। तो ये बात का ध्यान आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। So these electrodes linked to a battery with an EMF E and negligible internal resistance provide the answer A L D in terms of, अच्छा ठीक है हो जाएगा। D क्या लेना हुआ था? D is resistivity, okay, L length, area of cross-section, चलो ठीक है, let's start। रेजिस्टेंस ऑफ द मर्क्यूरी इन द ट्यूब, डन। तो बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए होता है ना, यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी है तो यहाँ पे डी दिया हुआ है, तो डी एल, एल तो एल ही रहेगा, बाय ए, ए की जगह पे ना यार A/2 लिखोगे आप, क्योंकि आधा है इस वजह से, इसलिए 2 DL/A आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, पहली बात तो। ओके, फिर कह रहा है एमीटर रीडिंग, हाँ मैं यही देखने की कोशिश कर रहा था, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है, चलो बात ही बन गई। सो आई बेटा क्या होता है बेटा, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है ना, अगर तुम्हारा ये टर्म है ही जीरो तो वो रह गया E/R, और यार तुम्हें मैंने आर अभी निकाल के दिखाया, तो ई डिवाइडेड बाय 2DL/A, ए ऊपर चला जाएगा तो 2E/, आई एम सॉरी यार क्या कर रहा है रोहित, ए ऊपर चला जाएगा तो E A/2DL,
तो यहां से आपके पास आ जाएगा ई ए बाय 2 DL, ई ए बाय 2 DL, ये आपके पास आप पे आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वोल्ट मीटर रीडिंग। अच्छा, वोल्ट मीटर रीडिंग क्या कैलकुलेट करके देता है? वोल्ट मीटर रीडिंग आपको टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट करती है, और वी टर्मिनल निकालने के दो तरीके हैं, या तो ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर कर दो, ये एक तरीका है, बट इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो यार, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, तो ये तो एग्जैक्टली ई के बराबर ही होगा, तो ई ही इसका आंसर आना चाहिए जो ईएमएफ है। और हाँ, दूसरा तरीका क्या था? वी टर्मिनल इक्वल टू आई इंटू आर एक्सटर्नल होता है, राइट? तो आर एक्सटर्नल इस केस में आर एक्सटर्नल होता है, मैं करके दिखा देता हूँ यार, फिर तुम बोलोगे सर किया ही नहीं पूरा। तो आई तो यहाँ पे है ई ए बाय 2 DL है, और आर मेरा कितना है बेटा? 2 DL बाय ए है। ओ माय गॉश, कट गया आंसर, ये आ गया फिर से। हाँ, तो देखो दो तरीके से किया, दोनों में आंसर आ गया ना। ओके, सो विच ऑफ द measurements are altered when the tube is entirely filled with mercury? ओके, इंस्ट्रूमेंट में यार वैसे तो फर्क तो दोनों में आना चाहिए, क्यों? देखो यार, अगर मैं यहां पर इसको कंप्लीटली फिल कर देता हूं, कंप्लीटली फिल करने का क्या मतलब हुआ? कंप्लीटली फिल करने का मतलब हुआ कि तुमने रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अब ए बाय 2 नहीं लोगे, अब सिर्फ ए ही लोगे। अगर रेजिस्टेंस को तुमने चेंज कर दिया, इसका मतलब क्या होगा कि तुमने ओवरऑल करंट की वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर ओवरऑल मेरे करंट की वैल्यू में चेंज आ गया, है ना, हाँ, तो भी मेरे वोल्ट मीटर की रीडिंग में क्या ही फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा। प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है ना, कहानी तो यहीं पे रुकी ना, इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो मेरे वोल्ट मीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। नो, फर्क पड़ेगा मेरे एमीटर की रीडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि एमीटर का रीडिंग का काम क्या होता है? करंट को कैलकुलेट करना। तो एमीटर के अंदर चेंजेस जरूर आएंगे, बट मेरे वोल्ट मीटर के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर तो ईएमएफ है। करंट पे जो करंट है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज एक्जैक्टली ईएमएफ के बराबर बताएगा आपको, वो ईएमएफ के बराबर ही बताएगा। लेकिन आई इंटू आर, आई अगर कम होगा तो आर भी तो वैसे आ जाएगा। ठीक है यार, मैं नहीं चेंज करता, हो गया, यही आंसर है। ओके, अरे हाँ, सही आंसर है यार। देखो, कह रहा है ना रेजिस्टेंस और एमीटर में चेंज आएगा, बस वही मैंने कहा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, एमीटर में रीडिंग, एमीटर रीडिंग में चेंज आएगा, बड़ा वोल्ट मीटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। सही है। पर इसने बोलता है इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट, मेजरमेंट नहीं, पीछे क्या बोला है इसने? विच ऑफ द मेजरमेंट्स आर, हाँ मेजरमेंट्स में रेजिस्टेंस आएगा जो मैंने बताया था, और वहां में वो आया था। वोल्ट मीटर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नहीं बोला था उसने, मेजरमेंट सिर्फ बोली थी। चलो डन। आई होप ये क्लियर हो गया बेटा सारा का सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये एप्लीकेशन बेस्ड है, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएट करना है आपने, इवेल्युएट। लेट्स स्टार्ट। In the burst circuit diagram, calculate the power consumed in the circuit when the switch S1 is closed and switch S2 is open. S2 क्या कर दिया इसने? क्लोज कर दिया, इसने कर दिया। बट S1 क्या है आपका? इज ओपन। इट्स ओपन। S1, S2 मेरा ओपन है। अरे S1 क्लोज्ड है, S2 मेरा ओपन है। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये रहा। तो मतलब आपने ये स्विच लगा दिया। अब जैसे स्विच लगाया ना, जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है वो ये है कि देखो, ये दोनों क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। ये दोनों आपस में पैरेलल होने की वजह से क्या हुआ? 1/R इक्विवेलेंट यूज करूंगा, दैट विल बी 1/60 प्लस 1/20 करूंगा, एलसीएम बनेगा 60 बना लेते हैं, तो 1+3 बन गया यहाँ पे, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 60/4 आ जाएगा। 4 1 4, 4 5, 15, 15 बेटा आंसर आ चुका मेरा यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? आर आ चुका है, वी पता है, पावर ही निकालने को बोल रहा है। पावर क्या था? V² आर लगा देते हैं। ठीक है, तो वी कितना है मेरे पास? 5 × 5 डिवाइड बाय 15, 5 और 3, 5 और 3 मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब 5/3 मुझे करना है। 3 1 3 मैं करता हूँ। 3 1 3, 2 रह गया मेरे पास यहाँ पे, डॉट 0 और 6 × 18,
6 या 18, 8, ये तो 66 बनेगा, तो 1.67 ही बन गया एक तरह से वॉट। यही आंसर बनेगा इसका, 1.67 वॉट इसका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में क्या करें कि स्विच S2 को क्लोज किया है बट S1 ओपन है, S2 को क्लोज कर दिया, अब S1 क्या है मेरा ओपन, मैं इसको पहले ओपन ही कर देता हूँ। ओ नहीं नहीं, वो सारा कुछ ही जाएगा यार, इसको यहां से करता हूँ, रुको। चलिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हमने क्या बोला था कि S2 को मैंने लगा दिया और इसको ओपन छोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होगा, हाँ ठीक है। अगर मैं करंट को फ्लो करूं ना, देखो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। पता तुम्हें इस वायर को ना शॉर्ट कहा जाता है यार वैसे। मतलब ये, अगर S1 मैंने बंद कर दिया ना, तो करंट आपका इस तरह से जाना चाहिए। आई डोंट थिंक, देखो देखने वाले को लगता होगा बेटा दोनों पैरेलल में है, करके देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास बेटा आंसर मेरा एक तरफ से बन चुका है। तो मुझे क्या निकालना है बेटा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर करूंगा। अब v जो है वो 5 × 5 है, डिवाइड बाय बेटा 20 का यूज करेंगे। तो मेरे पास 25 डिवाइड बाय 20 आ चुका है, तो 12.5, तो 1.25 वॉट मेरा बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपने बेटे इसको सॉल्व करना था। देखो, है ना एग्जैक्टली 1.25 आएगा, नहीं आया। अब मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, क्योंकि कई बार ना हमें देख के लगता है यार तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, ये तो ऐसे आंसर आएगा, बट ऐसा नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये ना, ये वैसे कॉन्सेप्ट पता नहीं क्यों यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ये थोड़ा हाई क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, बट चलो इंट्रोड्यूस कर दिया तो मैं बता देता हूँ। देखिए बेटा, जब भी हमें ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब दो वायर्स के बीच में देखो एक वायर ऐसे लग जाती है ना, तो इसको कहते हैं शॉर्टनिंग। इसको शॉर्टनिंग कहा जाता है। शॉर्टनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, मतलब जब हम दो वायर के बीच में एक वायर ऐसे लगाते हैं तो शॉर्ट का मतलब होता है मैंने एक ऐसी वायर यहाँ पे अटैच कर दी जिसका रेजिस्टेंस एकदम से जीरो है। अब इसको ऐसे मान के चलोगे जीरो रेजिस्टेंस है आपका। अब जैसे मैं करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा था, तो देखो यहाँ पे 20 ओम आ गया, उसके बाद करंट यहाँ पे गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि करंट किस तरफ जाएगा, उस तरफ जहां पे 60 ओम का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, या उस तरफ जहां पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो ऑब्वियस आंसर है कि जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसलिए करंट ऊपर जाने के बजाय ना इसी के थ्रू होके दोबारा मेरे बैटरी के अंदर चले जाता है, और इसी वजह से ऊपर वाले रेजिस्टेंस को हमने स्टडी नहीं किया, सिर्फ नीचे वाले को किया, और उस हिसाब से हमारा आंसर आ गया, और आंसर था 1.25 वॉट सॉल्व करने के बाद। अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट हाँ मैं आई डोंट थिंक कि 10th के अंदर ये डालना चाहिए था, बट चलो डाला हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे इसको आपने करना था। आई होप क्लियर हो गया आपके उस चीज को। अगर आपको ये बात पहले से नहीं पता थी और अब पता लगी है नई चीज, तो एक बार थम्स अप और कमेंट डाल देना कि सर हाँ ये बात नहीं पता थी, हमने नई चीज सीखी यहाँ पे। तो नई चीज सीखी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, देखो ये इतना तो करोगे यार मेरे लिए। ठीक है ना, इतनी मेहनत चल रही है, तो आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये मैंने बता दिया आपको, दैट्स इट, खत्म। वाओ, सो दैट्स इट। तो इस तरह हमारे बेटा सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपको इस तरह की वीडियोस एक दिन पहले मिल जा करें, तो काइंडली अगर आप चाहो तो मेरे इस चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, बट आपको बहुत जल्दी ये वीडियो मिल जा करेंगी। और अगर नहीं भी करना कोई बात नहीं, बस एक दिन का वेट करना पड़ेगा और आपको ये वीडियो मिल जा करेगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी समझ में आए कि किस तरह के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और बने रहें इस चैनल के अंदर। थैंक यू वेरी मच।